हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वरुण त्यागी, आप सभी का दोस्त, आपका वेल विशर। अपने इस वीडियो में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के पूरे चांस होते हैं और इस टॉपिक की नॉलेज आपको होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा क्या कि अगर आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग में जो भी प्रॉफिट रिकॉर्ड किया जाता है, अगर उस प्रॉफिट की वैल्यू कम है एप्रोप्रिएशन के अमाउंट से, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, उन सभी ट्रांजैक्शन की वैल्यू से कम वैल्यू है प्रॉफिट की, और उस केस में आपसे कहा गया है कि आपको आईओसी, सैलरीज वगैरह वगैरह को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज नहीं करना। तो इस केस में अवेलेबल प्रॉफिट को किस रेशियोज में बांटा जाता है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने क्या लिखा है कि अगर जो आपके सामने अवेलेबल प्रॉफिट होता है, अगर अवेलेबल प्रॉफिट का अमाउंट एप्रोप्रिएशन के अमाउंट से कम होता है, तो उस अवेलेबल प्रॉफिट को किस रेशियोज में बांटा जाता है? एप्रोप्रिएटेड रेशियोज में बांटा जाता है। मतलब क्या है इस बात का? आप खुद सोचो, आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है और आपसे बोला जाता है कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, और आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना शुरू कर देते हो। अब यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। मान लेते हैं इस नेट प्रॉफिट की वैल्यू आपके सामने 1,00,000 रुपए लिखी हुई है। आपके सामने क्वेश्चन में XYZ 3 पार्टनर है और तीनों के आईओडी की वैल्यू को भी ले लेते हैं। मान लो इसकी आईओडी की वैल्यू 6,000 है, इसकी 4,000 है और इसकी 2,000 है। हमने एज्यूम कर लिया और आपने क्वेश्चन को जाने अनजाने में ध्यान से ना पढ़ते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू किया। एक्स की मान लो आईओसी आ रही है कितनी? 30,000, इसकी आईओसी आ रही है 40,000 और इसकी आईओसी आ रही है 50,000। तो अमाउंट कितना आ गया? 1,20,000। फिर आपने क्या देखा? आपने सैलरी देखी। भाई सैलरी सिर्फ एक्स और वाई को ही दी जा रही है। एक्स को सैलरी कितनी दी जा रही है? 48,000। वाई को सैलरी दी जा रही है 24,000। तो ये कितना आ गया? $72,000। अब आपने ये देखा, अरे यार इस वाले क्वेश्चन में तो डेबिट साइड वाली फिगर ज्यादा आ रही हैं और क्रेडिट साइड वाली फिगर कम आ रही हैं, राइट। यहां एक और, चलो इस क्वेश्चन में कमीशन को भी ले लेते हैं। मान लो आपके सामने सीधा सीधा कमीशन की भी वैल्यू दे दी। आपको कमीशन कैलकुलेट नहीं करना, आपके सामने सीधा सीधा कमीशन की वैल्यू दे दी और कमीशन दिया जा रहा है जेड को। जेड को कितना कमीशन दिया जा रहा है? 18,000। यहां आपने 18,000 लिख दिया और आपने ये देखा, अरे यार इस वाले क्वेश्चन में तो डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा है क्रेडिट साइड की वैल्यू से। ओहो, उस समय जहां आपके सामने ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए, तुरंत अपने दिमाग को दौड़ा लेना। आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चेक करना कि आईओसी, सैलरी या कमीशन के आगे कहीं ये लाइन मेंशन तो नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एंड इज टू बी अलाउड एट समथिंग %, या सैलरी इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ रुपीज इतना इतना इतना, या कमीशन की वैल्यू के सामने कुछ चार्ज वर्ड लिखा हुआ है या आप लिख दी। तो मैं आपके सामने ये चीज कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए जो वो कह रहे हैं कि चाहे आपका प्रॉफिट कम हो या ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड करना ही करना है, सैलरी को अलाउड करना ही करना है, कमीशन को अलाउड करना ही करना है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल समझदारी के साथ पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से देखना कि अगर आपके सामने आईओसी के सामने सिर्फ अलाउड है, सैलरी के सामने अलाउड है, कमीशन के सामने अलाउड वर्ड है, और आपको दिखता है कि ये प्रॉफिट की वैल्यू कम आ रही है और ये इन सभी आइटम्स की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो रुक जाना, तुरंत समझ जाना कि क्वेश्चन कौन सा आ गया। इफ अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, यानी कि अवेलेबल प्रॉफिट इस एप्रोप्रिएशन के अमाउंट से कम है, तो उस केस में सच अवेलेबल प्रॉफिट इज
डिस्ट्रीब्यूटेड, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एप्रोप्रिएटेड रेशियो। तो उस केस में ये जो प्रॉफिट की वैल्यू है 1,00,000 और 12,000, लॉजिकली बात है ये तो हमारी सारी की सारी इनकम हो गई, ये तो हमारी सारी की सारी इनकम हो गई। तो इस इनकम को इस एप्रोप्रिएटेड के रेशियोज में बांटेंगे। तो एक्स वाई जेड की आईओसी सैलरी और कमीशन के की फॉर्म में हम रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे और रेशियोज को कैलकुलेट करने के बाद अब अपनी इस इनकम को बांट देंगे। या क्वेश्चन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन हो जहां साफ साफ लिखा हुआ है कि आईओसी सैलरी कमीशन अलाउड करने ही करने हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, राइट। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमें बताती है कि केस कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। तो ध्यान से देखना उस केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाओगे। आईओडी कितना था, 6,000, 4,000, 2,000। प्रॉफिट कितना था, 1,00,000। अब आप क्या काम करोगे, वर्किंग नोट मेंटेन करोगे। वर्किंग नोट में देखना लिखोगे क्या, कैलकुलेट एप्रोप्रिएट रेशियो एक्स वाई जेड आईओसी सैलरी कमीशन 30, 40, 50। सैलरी एक्स और वाई की 48 और 24। कमीशन सिर्फ जेड को दिया जा रहा है, कितना, इनका सम करना कितना आया, 78,000, 64,000, 68,000। 3 जीरो यहाँ कॉमन है, 3 जीरो हटाए, 78, 64, 68। अब इसे डिवाइड करते हैं, इसे छोटे से छोटे यहाँ से रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा। इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 4 से भी करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। 39, 32, 34। रेशियोज आ रहे हैं 39, 32, 34। तो आपके सामने ये जो प्रॉफिट आया है, कितना प्रॉफिट है, 1,00,000 में 12,000 जोड़े, 1,12,000। यहां लिखना 2 डिविजिबल प्रॉफिट एक्स वाई जेड। इस 1,12,000 को इस रेशो में बांट देना। यहां कैलकुलेट करवा रहा हूं, कितना है, 112,000 इंटू 39/105। ठीक, थ्री 6 2 6 7 3 4 1 3 3 4 1 6 0। तो यहां क्या आएगा,
41600, 34133 और 36267। अब आप ध्यान से देखो कि इतना पैसा, राइट, क्या था 1 लाख और ये क्या था 12,000, राइट। इतना ये सारा का सारा पैसा पार्टनरशिप फर्म की इनकम थी। इस पार्टनरशिप फर्म को अपनी इनकम में से इतना आईओसी सैलरीज और कमीशन देने थे, लेकिन पार्टनरशिप फर्म आईओसी सैलरी कमीशन उतना ही दे सकती है जितना पार्टनरशिप फर्म की प्रॉफिट होगा या पार्टनरशिप फर्म की इनकम होगी, राइट। तो इनकम को देखते हुए खर्चे पार्टनरशिप फर्म के ज्यादा हो रहे थे, तो पार्टनरशिप फर्म उन्हें आईओसी सैलरी और कमीशन उतना नहीं दे सकती जितना कि पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट है, राइट। क्योंकि प्रॉफिट की वैल्यू कम है और इन सभी खर्चों की वैल्यू ज्यादा है, तो पार्टनरशिप फर्म उतना ही अमाउंट देगी जितना पार्टनरशिप फर्म के पास अमाउंट है। तो सीधी सी बात है, पार्टनरशिप फर्म के पास अमाउंट कितना था 1,12,000, तो ये 1,12,000 रुपए पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को दे दिए। और सीधी सी बात है, मेरी बातें बड़ी समझदारी के साथ सुनना, अगर हम यहां पे ये भी कर दें कि आईओसी सैलरी कमीशन की वैल्यू अगर हम इस प्रॉफिट से कम भी दे दें तो पार्टनरशिप फर्म आईओसी सैलरी कमीशन अपने पार्टनर्स को दे सकती है। तो उस केस में आईओसी सैलरी कमीशन सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे। अब अगर आईओसी सैलरी कमीशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे तो जो डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा वो तो डेफिनेटली कम ही आएगा। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि ये जो डिविजिबल प्रॉफिट 41600 है, इस डिविजिबल प्रॉफिट में आईओसी एक्स की आईओसी भी है और एक्स की सैलरी भी है, लेकिन इतना आईओसी नहीं है जितना यहां आईओसी इसका बनता है, लेकिन उतनी एक्स की सैलरी यहां नहीं है, शामिल नहीं है जितनी एक्स की सैलरी बनती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, ये पूरी की पूरी कंप्लीट प्रेजेंटेशन कहलाती है कि अगर अवेलेबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के अमाउंट से कम होता है तो उस केस में जितना भी हमारे सामने प्रॉफिट होता है या प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिला के जितनी भी हमारे सामने टोटल इनकम होती है, उस इनकम को हम अपने एप्रोप्रिएटेड रेशियोज में बांट देते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन को हमेशा ऐसे ही करना। अगर आपको कोई ये कह दे कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी मेंटेन करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ये आईओसी सैलरी कमीशन तो फिर आएंगे ही नहीं, सीधा सीधा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से एक्स में इतनी वैल्यू आ जाएगी, वाई में इतनी आ जाएगी, जेड में इतनी आ जाएगी और डेबिट साइड में आईओडी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर ऐसा केस आता है तो उस केस में हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे करते हैं, राइट। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आपके एग्जाम में ऐसे टॉपिक के आने के भी, इवन बोर्ड्स में एक बार को ना भी आए लेकिन हाफ ईयरली में आने के पूरे चांसेस हैं, या आपके बोर्ड से पहले या फिर प्री बोर्ड से पहले आपके स्कूल्स में जब जब एग्जाम्स होंगे, उन सभी एग्जाम्स में जब जब ये चैप्टर आएगा तो डेफिनेटली स्कूल वाले इस टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे। तो इस पार्ट को भी, P&L अकाउंट चैप्टर के इस पार्ट को भी जरूर देखना जिसमें मैंने आपके 3 मार्क्स गेन करा दिए, राइट। अब मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, जिस नई वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे चैप्टर का जो सबसे धाकड़ टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, राइट। तो पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक को समझने के लिए बच्चे बेकरार रहते हैं और ये टॉपिक पूरे के पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल है भी, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद आपसे प्रॉमिस है मेरा, आपको कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं लगेंगे, राइट। तो इसलिए कह रहा हूं, चैप्टर वाइज मेरी सारी की सारी वीडियोस देखते चले जाना और अपनी नॉलेज गेन करते चले जाना, राइट। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।